नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ईएम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, ये सीआईएसएफ टेक्निकल टूल का पार्ट है। यह पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर चारों का समावेश है। क्योंकि इससे पहले के पार्ट में कुछ त्रुटियां हो गई थी। एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके आंसर बाय मिस्टेक्स बाय डिफ़ॉल्ट जो है गलत बता दिए गए थे। उन सभी गलतियों को सुधार कर यह पार्ट आप लोगों के सामने फिर से लेके आ रहे हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों का क्वेश्चंस कोई छूटे ना और कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत ना लगाएं। इस पार्ट में टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए और मुझे उम्मीद है कि इस 100 क्वेश्चंस से बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं या एक से दो बार देख लेते हैं तो आप लोगों को पूरा क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। इस पार्ट में सभी क्वेश्चनों को करेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की गई है कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आप लोगों से भी सीख सकूं, उनसे जान सकूं कि आखिर गलतियां कहाँ हो रही है। तो दोस्तों, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में दंगा कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि भारतीय इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में दंगा कब हुआ था। तो भारतीय इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में दंगा 1964 में हुआ था। 1964 में रांची, जो कि वर्तमान झारखंड में है, में दंगा हुआ था, जिसके कारण सीआईएसएफ की स्थापना जो है 1969 में हो पाई। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन दंगा कहाँ पर हुआ था। आपको बताना है कि भारतीय इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में जो दंगा हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। वह रांची में हुआ था, जो कि वर्तमान झारखंड में है, पहले बिहार का ही भाग था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रांची पहले किस राज्य में था, तो वह बिहार में था और वर्तमान अभी झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ का गठन कब हुआ था। दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि सीआईएसएफ का गठन पहले हुआ दो सीआईएसएफ का गठन 2 दिसंबर 1968 को हो गई, लेकिन सीआईएसएफ को पूर्णतः पारित नहीं किया गया और ना ही लागू किया गया, क्योंकि पूर्णतः वहाँ एक्ट एंड रूल, सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल पारित नहीं हुई थी और इसलिए सीआईएसएफ को पूर्णतः ज़मीन पर नहीं उतारा गया। फिर 10 मार्च 1969 को जो है इसे पूर्ण रूप से पारित किया गया, जो कि सीआईएसएफ अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि सीआईएसएफ का गठन 1968 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। वही है कि सीआईएसएफ सुरक्षा अधिनियम 10 मार्च 1969 को पारित हुआ। इसी 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ को कब अर्धसैनिक बल घोषित किया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ को कब अर्धसैनिक बल घोषित किया गया। तो सीआईएसएफ पहले अर्धसैनिक बलों की श्रेणी में नहीं थी। 15 जून 1983 15 जून 1983 को जो सीआईएसएफ को अर्धसैनिक बल घोषित कर दिया गया। केंद्र का एक नियम था, नियम 14 के तहत इसे अर्धसैनिक बल घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है कि सीआईएसएफ को केंद्र के किस अधिनियम द्वारा सशस्त्र बल घोषित किया गया। तो आपको बताना है कि सीआईएसएफ को केंद्र के किस अधिनियम के द्वारा सशस्त्र बल घोषित किया गया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अधिनियम 14 था, जिसके तहत 15 जून 1983 को इसे सशस्त्र बल घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1964 में हुए भारतीय इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में हुए दंगे के जांच आयोग का अध्यक्ष कौन थे। जब 1964 में दंगा हुई तो वहाँ पे एक जांच आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी मुखर्जी थे, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। इसी के कारण जो है न्यायमूर्ति बी मुखर्जी के ही कारण से सीआईएसएफ की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधीनस्थ अधिकारी की नियुक्ति अधीनस्थ अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत
किया जाता है। तो अधीनस्थ अधिकारी की नियुक्ति जो है धारा 5 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यवेक्षक अधिकारी की नियुक्ति जो है धारा 4 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो बल का गठन धारा 3 के तहत किया जाता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 3 से लेकर 3 to 5 धारा है। पहले तो सीआईएसएफ का गठन हुआ धारा 3 में, उसके बाद जो है माफ़ कीजिएगा, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि धारा 3 में बल का गठन हुआ, उसके बाद धारा 4 में पर्यवेक्षक की नियुक्ति हुई, उसके बाद धारा 5 में जो है अधीनस्थ अधिकारी की नियुक्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ एयरपोर्ट पे कब से कार्यरत है? तो सीआईएसएफ एयरपोर्ट पे 3 फरवरी 2000 से कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ किस एयरपोर्ट पे सबसे पहले सेवा देना प्रारंभ किया? तो आपको बताना है कि सीआईएसएफ का इंडक्शन सबसे पहले किस एयरपोर्ट में हुआ? तो जयपुर एयरपोर्ट पे ही 3 फरवरी 2000 को जो है सीआईएसएफ का इंडक्शन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में सीआईएसएफ कितने एयरपोर्ट पे कार्यरत है? वर्तमान पे जो है 61 एयरपोर्ट पे कार्यरत है और 2 एयरपोर्ट जो है ये प्रस्तावित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीआईएसएफ के वर्तमान निर्देशक कौन है? तो आपको बताना है कि सीआईएसएफ के वर्तमान महानिर्देशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? तो सीआईएसएफ के वर्तमान निर्देशक जो है वो राजेश रंजन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ का प्रधान मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपको बताना है कि सीआईएसएफ का प्रधान मुख्यालय कहाँ पे है? तो सीआईएसएफ का प्रधान मुख्यालय दिल्ली है। कहीं पे न्यू दिल्ली भी दे सकते हैं। तो प्रधान मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक अधिकारी को सजा देने का अधिकार कौन सा धारा के अंतर्गत आता है? तो पर्यवेक्षक अधिकारी को सजा देने का अधिकार जो है वो धारा 8 जो है धारा 8 देता है। पर्यवेक्षक अधिकारी को सजा देने का अधिकार धारा 8 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ के वेतन भत्ते और अन्य कार्य किस धारा के अंतर्गत आता है? तो सीआईएसएफ के वेतन भत्ते और अन्य कार्य धारा 3 के अंतर्गत आता है। तो आप बता सकते हैं कि धारा 3 के अंतर्गत जो है बल का गठन भी है और धारा 3 के अंदर बल का गठन, वेतन के बल का जो है वेतन भत्ते सभी जो है धारा 3 के तहत ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी दोषी को बचाव के अवसर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अगर किसी भी बल सदस्य को दोषी ठहराया जाए तो वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वो अपना बचाव कर सकता है? तो अनुच्छेद 311 है जिसके तहत कोई भी दोषी बचाव के अवसर पा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ के किसी बल सदस्य को दंड किस नियम के तहत दी जाती है? तो सीआईएसएफ के किसी बल सदस्य को दंड जो है नियम 34 और 37 इसके तहत ही दी जाती है। दोस्तों इससे पहले मैंने इसके बारे में बताया था कि 34 में ही से दिए जाते हैं, लेकिन नहीं, अभी 34 और 37 दोनों से दिए जाते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि नियम 37 भी है जिसके तहत बल को सजा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी दोषी अपने दंड के विरुद्ध अपील किस धारा के अंतर्गत कर सकता है? तो कोई भी दोषी अपने दंड के विरुद्ध धारा 9 के तहत जो है अपील कर सकता है। धारा 8 जो है अधिकारी को सजा देने का अधिकार देता है और 9 में दोषी जो है अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी दोषी अपने दंड के विरुद्ध अपील कितने दिनों के अंदर कर सकता है? तो कोई भी दोषी दंड के विरुद्ध अपील जो है वह 30 दिन के अंदर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिना वारंट किसी को गिरफ्तार बिना वारंट किसी को गिरफ्तार किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार धारा 11 के तहत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना वारंट किसी की तलाशी किस धारा के अंतर्गत कर सकते हैं? तो बिना वारंट किसी की तलाशी जो धारा 12 के तहत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासत की तलाशी सियासत किसी की भी तलाशी या बिना वारंट किसी को गिरफ्तार किस एक्ट के तहत कर सकता है? तो सियासत जो है बिना वारंट गिरफ्तारी या किसी को तलाश जो है वो सीसीपी एक्ट सीसीपी एक्ट 1973 के तहत कर सकता है। सियासत जो किसी को बिना वारंट गिरफ्तार करती है, किसी की तलाशी लेती है, तो सीसीपी एक्ट 1973 के तहत जो है वो ले सकता है। लेकिन कर सकती है। सीसीपी एक्ट जो है यह है क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर है, क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर 1973 है। दोस्तों इसको मैंने पहले आईपीसी एक्ट बताया था जो कि सीसीपी एक्ट होगा, क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासत में कौन सा रैंक बिना वारंट किसी की तलाशी ले सकता है? सियासत बिना वारंट जो है किसी भी तलाशी ले सकता है हेड कांस्टेबल या उससे अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासत के सभी बल सदस्य 24/35 डेज यानी पूरे साल के 365 दिन जो है वह ऑन ड्यूटी है किस धारा के तहत? धारा 15 यह बताता है कि सियासत 24 आवर्स ऑन ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी बल सदस्य सियासत ड्यूटी के अलावा कोई भी कार्य नहीं कर सकता। सि- सियासत सियासत ड्यूटी के अलावा कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यह कौन सा एक्ट के तहत आता है बताता है? तो वही है सीसीपी एक्ट 1973 के तहत जो यह बताता है कि अगर आप सियासत की ड्यूटी अलग कोई अलग कार्य करते हैं तो वह एक गुनाह है, मतलब कि क्राइम है, यानी क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर के तहत 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी बल सदस्य सियासत ड्यूटी के अलावा कोई भी कार्य नहीं कर सकता किस धारा के तहत? कोई भी सियासत ड्यूटी के अलावा कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यह कौन सा धारा के तहत नहीं कर सकता? धारा 15 के तहत कोई भी कार्य नहीं कर सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 28 नंबर का क्वेश्चन है, सियासत ड्यूटी के अलावा दूसरे कार्य में जुटना किस धारा के अंतर्गत एक अपराध है? तो सियासत अगर अपनी ड्यूटी के अलावा दूसरे कार्य में जुटती है तो यह एक अपराध है। यह कौन सा धारा बताता है? तो धारा 18 बताता है कि सियासत अपने ड्यूटी के अलावा दूसरे कार्य में जुटना एक अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासत ड्यूटी के अलावा दूसरे कार्य में जुटना एक अपराध है, इसके तहत किस सजा का प्रावधान है? तो इसके तहत जो है 1 वर्ष के सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है, सियासत ड्यूटी के अलावा दूसरे कार्य में जुटना एक अपराध है, इसके तहत 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 18 के अंतर्गत। दोस्तों धारा 15 और धारा 18 में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि धारा 15 यह बताता है कि सियासत जो है किसी कार्य में अन्य कार्य में जुट नहीं सकता, लेकिन अन्य कार्य में अगर जुटता है तो वह एक अपराध है, वह धारा 18 बताता है। तो कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि धारा 15 और 18 अलग अलग क्यों है? तो धारा 15 यह बताता है कि वह जुट नहीं सकता, और 18 यह बताता है कि जुटने के बाद अपराध है और उसमें सजा का प्रावधान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासत बल की तैनाती किस धारा के अंतर्गत की जाती है? सियासत बल की तैनाती जो किसी भी जगह पे की जाती है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, या फिर किसी प्लांट हो, या फिर किसी अन्य जगह पे जो सियासत की तैनाती की जाती है वो धारा 14 के तहत की जाती है। तो आपको याद रखना है कि धारा 14 के तहत बल की तैनाती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन जो है किस धारा के अंतर्गत आता है? प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन भी तो एक तैनाती है, तो वो भी धारा 14 के तहत आता है। दोस्तों इसे मैंने धारा 15 बता दिया था गलती से, तो 15 नहीं समझेंगे, धारा 14 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी औद्योगिक संस्था को सुरक्षा सलाह देने का अधिकार सीआईएसएफ को कौन सी धारा देता है? तो सीआईएसएफ किसी भी औद्योगिक संस्था जहाँ पे वो तैनात है या फिर इससे बाहर भी जो है वह सलाह दे सकता है सुरक्षा संबंधित, वह धारा 14 के ए के तहत वह सलाह दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को रिपोर्ट के साथ पुलिस को सौंपना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो जब किसी को गिरफ्तार करती है सीआईएसएफ तो एक रिपोर्ट तैयार करके वह पुलिस को हैंड ओवर करेगी धारा 13 के तहत। तो आप लोगों ने पढ़ा कि धारा 11, धारा 12 और धारा 13। धारा 11 के तहत पहले आदमी को गिरफ्तार करता बिना वारंट, उसके बाद धारा 12 के तहत जो है वह उसकी तलाशी लेता है बिना वारंट, और जब वो दोषी पाया जाता है तो धारा 13 के तहत डॉक्यूमेंट के साथ पुलिस को हैंड ओवर कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल सदस्य किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़ सकता। बल सदस्य किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़ सकता, यह कौन सी धारा बताता है? तो बल सदस्य किसी भी राजनीतिक कार्य में नहीं जुड़ सकता, यह धारा 15 का ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबित बल सदस्य पर भी निलंबित बल सदस्य पर भी बल के सारे नियम लागू होते हैं, यह कौन सा धारा बताता है? तो जो भी बल सदस्य सस्पेंडेड है उस पर भी बल के सारे नियम कायदे कानून जो है वह लागू होते हैं, यह धारा 16 बताता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल की सदस्यता खो देने पर सभी सरकारी सामान को वापस नहीं करने पर सजा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया है? बल की सदस्यता यानी कि डिसमिस हो जाए, किसी को रिमूव कर दे, तो सदस्यता खो देने के बाद जो है जो भी सरकारी सामान उसे इशू हुए हैं उसे वापस कर देना है। अगर वो वापस नहीं करता है तो सज़ा का प्रावधान है। तो यह सज़ा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 17 यह बताता है कि अगर आप सामान वापस नहीं करते हैं तो आपको क्या सज़ा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की सदस्यता खो देने पर सरकारी सामान को वापस नहीं करने पर किस सज़ा का प्रावधान है? जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा कि सज़ा का प्रावधान जो है, बल की सदस्यता खो देने पर सज़ा का प्रावधान जो है धारा 17 के तहत था। तो तो उसी चीज़ को सज़ा का प्रावधान जो है, क्या सज़ा आपको 17 के तहत दी जाएगी उसी को यहाँ पे बताया गया है। तो बल की सदस्यता खो देने पर जो है सरकारी सामान को वापस अगर आप नहीं करते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है 1 वर्ष की सज़ा, 200 रुपये की जुर्माना, दोनों ही हो सकती है। आपको 1 वर्ष की सज़ा भी हो सकती है और 2 वर्ष की जुर्माना भी हो सकती है या फिर दोनों ही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की सदस्यता को उसके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किस नियम के तहत पुरस्कार या रिवॉर्ड दी जाती है? बल के किसी भी सदस्य को उसके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कमांडेंट हो, डीजी हो, आईजी हो या और जो वरिष्ठ अधिकारी है उसके तहत पुरस्कार या रिवॉर्ड जो दी जाती है, तो आपको बताना है कि किस नियम के तहत दी जाती है। तो 2001 के नियम जो है 2001 के नियम 67 के तहत जो है रिवार्ड दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल सदस्य को कब निलंबित समझा जाएगा यदि किसी अपराध के कारण उसे गिरफ्तार किया गया हो? किसी भी बल सदस्य को निलंबित समझा जाएगा यदि किसी अपराध के कारण उसे 48 घंटे से ज़्यादा या तो उसे जेल में रखा गया हो या फिर उसे 48 घंटा से अधिक अधिक जो है वह माना किसी के हिरासत में हो, तो वह निलंबित या सस्पेंड समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निलंबन एक सजा है? आपको बताना है कि क्या सस्पेंशन जो है एक सजा है? तो सस्पेंशन या निलंबन कोई सजा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी बल 30 दिन के भीतर किसी भी सजा के विरुद्ध अपील कर सकता है, किस नियम के तहत? कोई भी बल सदस्य जो है 30 दिन के भीतर वो सजा के विरुद्ध जो है अपील कर सकता है, तो आपको बताना है वह किस नियम के तहत करता है। तो इसका आंसर है नियम 34 नियम 34 की धारा 9 के तहत वह 30 दिन के अंदर अपनी सजा के विरुद्ध अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांडेंट कितना उपहार दे सकता है? तो यह
जो है पहले की पुस्तक किताब से लिया गया है कि कमांडेंट कितना उपहार दे सकता है। तो कमांडेंट जो है 300 तक का उपहार दे सकता है। दोस्तों 44, 45 और 46 नंबर का क्वेश्चन जो है पुराने बुक से लिया गया है, तो हो सकता है कि वर्तमान में इससे अधिक के रिवार्ड मिलते हो, तो आप लोग जो है किसी नए बुक में देख लेंगे, एक बार कंफर्म हो लेंगे। लेकिन पहले के बुक में दिया गया था कि कमांडेंट जो है 300 तक के उपहार दे सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप महानिदेशक कितना उपहार दे सकता है। तो उप महानिदेशक की यानी कि डीआईजी जो है वह 600 तक का उपहार दे सकता है। यह भी पुराने किताब से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशक कितना उपहार दे सकता है, यानी कि डायरेक्टर जनरल वह कितना उपहार दे सकता है। तो डायरेक्टर जनरल 1000 तक का उपहार दे सकता है। दोस्तों इससे पहले भी मैंने ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा रखे हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में और पार्ट 4 में। लेकिन इस वीडियो का सिर्फ बनाने का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को जो 2-4 क्वेश्चन मैंने गलत बता दिए थे, किसी कारण से गलत हो गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को जो है आपको दोबारा सही से बताया जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अभी दूसरे दोस्तों को भी जो है शेयर कर दें, ताकि वो भी सभी क्वेश्चनों का सही आंसर देख सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक कमांडेंट की ड्यूटी किस सेक्शन के तहत आता है। तो सहायक कमांडेंट की ड्यूटी सेक्शन 12 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप कमांडेंट की ड्यूटी किस सेक्शन के तहत आता है। तो ड्यूटी कमांडेंट यानी कि उप कमांडेंट जो है उसकी ड्यूटी सेक्शन 11 के तहत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप महानिर्देशक की ड्यूटी, उप महानिर्देशक यानी कि डीआईजी की नियुक्ति जो है, सॉरी, डीआईजी की जो है ड्यूटी है किस सेक्शन के तहत आता है। तो डीआईजी की ड्यूटी जो है सेक्शन 8 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमांडेंट की ड्यूटी किस सेक्शन के तहत आता है। तो कमांडेंट की ड्यूटी जो है सेक्शन 10 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि सीआईएसएफ में किस अधिनियम का पालन किया जाता है। तो आपको बताना है कि सीआईएसएफ में किस अधिनियम का पालन किया जाता है। तो सीआईएसएफ में 2001 अधिनियम का पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ के बल सदस्य पर कौन सा नियम लागू होता है। तो सीआईएसएफ के बल सदस्य पे जो है फैक्ट्री अधिनियम 1948 लागू होता है। दोस्तों सीआईएसएफ के बल सदस्य पे 1948 ही लागू होता है, लेकिन कई लोग ये बता रहे थे कि सीआईएसएफ के बल पे जो है वो सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल लागू होता है। तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल जो भी लागू होता है वो सीआईएसएफ के बल सदस्य के लिए ही सिर्फ लागू होता है। लेकिन जो फैक्ट्री अधिनियम जो है 1948 जो है वह आप जहाँ पे भी तैनात हैं, जो उस पे जो लोग कार्यरत हैं और जो कार्य करते हैं वो फैक्ट्री अधिनियम के तहत ही कार्य करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सियासत पे जो है फैक्ट्री अधिनियम 1948 ही लागू होता है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे कि सियासत एक्ट रूल क्या है और सियासत फैक्ट्री अधिनियम क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांस्टेबल का अपॉइंटमेंट कौन करता है। आपको बताना है कि कांस्टेबल की नियुक्ति कौन करता है। तो कांस्टेबल की नियुक्ति जो है वह कमांडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांस्टेबल ट्रेडमैन से लेकर एएसआई की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको बताना है कि सियासत में कांस्टेबल ट्रेडमैन से लेकर एएसआई की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति जो है कमांडेंट करता है। दोस्तों इससे पहले मैंने इसके बारे में बताया था कि डीआईजी करता है, लेकिन नहीं, कांस्टेबल ट्रेडमैन से लेकर एएसआई तक की नियुक्ति जो है वह कमांडेंट ही करता है और सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति जो है वह डीआईजी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टर गार्ड या किसी बिल्डिंग में किसी बल सदस्य को कैद करना क्या कहलाता है। तो क्वार्टर गार्ड या किसी बिल्डिंग में किसी बल सदस्य को कैद करना क्लोज अरेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग किसकी जिम्मेदारी है। दोस्तों इसे भी मैंने इससे पहले ही गलत बताया था कि प्रशिक्षण डीआईजी की जिम्मेदारी है
और गलती से डीआईजी लिखा गया था, लेकिन प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग जो है डीजी की जिम्मेदारी है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी सज़ा किसे दी जाती है? जो पीटी पनिशमेंट है वो किसे दी जाती है? छोटी सज़ा या क्षुद्र सज़ा किसे दी जाती है? तो वह हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल से ट्रेडमैन से लेकर हेड कांस्टेबल तक दी जाती है। जो भी कांस्टेबल ट्रेडमैन है उससे लेकर हेड कांस्टेबल तक ही छोटी सज़ा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांडेंट को मजिस्ट्रेट का पावर, आपको बताना है कि कमांडेंट को मजिस्ट्रेट का पावर कौन सा सेक्शन या कौन सी धारा देता है? तो धारा 3 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांडेंट को मजिस्ट्रेट का पावर कौन सा अधिनियम देता है? तो कमांडेंट को मजिस्ट्रेट का पावर अधिनियम 1B देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासत किसके अधीन आता है? तो आपको बताना है कि सियासत किसके अधीन आता है। तो सियासत जो है वह केंद्र सरकार यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजपत्रित अधिकारी को लोकल रैंक कौन देता है? तो आपको बताना है कि किसी भी राजपत्रित अधिकारी को जो लोकल रैंक देता है वह कौन देता है? तो वह गृह मंत्री देता है। कोई एक स्टूडेंट बता रहा था कि नहीं, किसी भी लोकल रैंक को जो है किसी भी राजपत्रित अधिकारी को लोकल रैंक डीजी देता है। तो आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे कि जो राजपत्रित अधिकारी को जो लोकल रैंक देता है वह गृह मंत्री ही देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर यौन शोषण किस में आता है? यह बहुत ही वीवीआई है, बहुत बार पूछा गया है। कार्यस्थल पर यौन शोषण जो है वह सेक्शन 3C के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टर जनरल की ड्यूटी किस सेक्शन के तहत आता है? तो डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति जो है सेक्शन 6 के तहत आता है। दोस्तों इससे पहले मैंने ये सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, लेकिन इस पे लेने का यही अर्थ है कि मैं इसको दोबारा आपको सेक्शन मतलब कि सेक्शन के सीरियल वाइज करा सकूं, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्पेक्टर जनरल की ड्यूटी किस सेक्शन के तहत आता है? तो इंस्पेक्टर जनरल की ड्यूटी जो है सेक्शन 7 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआईजी की नियुक्ति सॉरी डीआईजी की ड्यूटी किस सेक्शन के तहत आता है? तो डीआईजी की ड्यूटी सेक्शन 8 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमडी और सीएमडी की ड्यूटी किस सेक्शन के तहत आता है? तो एमडी और सीएमडी की ड्यूटी सेक्शन 9 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांडेंट की ड्यूटी किस सेक्शन के तहत आता है? तो कमांडेंट की ड्यूटी जो है सेक्शन 10 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उप कमांडेंट की ड्यूटी यानी कि डिप्टी कमांडेंट की ड्यूटी जो है किस सेक्शन के तहत आता है? तो उप कमांडेंट की ड्यूटी सेक्शन 11 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक कमांडेंट की ड्यूटी किस सेक्शन के तहत आता है? तो सहायक कमांडेंट की जो ड्यूटी है वह सेक्शन 12 के तहत आता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 12 तक, और आप शुरू हो जाएंगे डीजी से लेकर डीजी सेक्शन 6, डीआईजी आईजी सेक्शन 7, डीजी सेक्शन 6, डीआईजी सेक्शन 7, डीआईजी सेक्शन 8, सीएमडी सेक्शन 9 और कमांडेंट सेक्शन 10, डीसी सेक्शन 11 और एसी सेक्शन 12। अब इसको 6 से लेकर 12 तक कर्म वाइज सीरियल वाइज आप याद रख सकते हैं। बल की आपको बताना है कि बल की कितनी शाखा है? तो बल की जो है 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? बल की 3 शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अधिनियम के अधीन संविधान के किस अधिनियम के अधीन किसी नामांकित बल सदस्य को सेवा से पृथक किया जा सकता है? तो जो भी बल सदस्य है, नामांकित बल सदस्य है, उसको संविधान के किस नियम के तहत जो है सेवा से पृथक किया जा सकता है, आपको बताना है। तो अनुच्छेद जो है 311 है, जिसके तहत जो है उसे सेवा से पृथक किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्राउंड सीट कितने वर्षों के लिए जारी किया जाता है? आपको बताना है कि ग्राउंड सीट कितने वर्षों के लिए जारी किया जाता है। तो ग्राउंड सीट 5 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाकी गर्म जर्सी कितने वर्षों के लिए जारी किया जाता है? तो खाकी गर्म जर्सी जो है वह 3 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट लाठी कितने वर्षों के लिए जारी किया जाता है? तो शॉर्ट लाठी 5 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुसिल कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है? तो हुसिल 10 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरेट कैप कितने वर्षों के लिए जारी किया जाता है? आपको बताना है कि बैरेट कैप कितने वर्षों के लिए जारी किया जाता है। तो बैरेट कैप 1 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंकेट कितने वर्षों के लिए जारी किया जाता है? ब्लैंकेट 5 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। ब्लैंकेट बी के 5 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंकलेट कितने वर्षों के लिए जारी किया जाता है? तो एंकलेट 3 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक किट कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है? तो बैक किट जो है वह 7 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूट ब्रश कितने वर्षों के लिए जारी किया जाता है? तो बूट ब्रश जो है वह 1 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूट एंकलेट कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है? बूट एंकलेट जो है वह 3 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल सिंथेटिक कितने वर्षों के लिए जारी किया जाता है? तो बेल सिंथेटिक जो है वह 10 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैनियार्ड पिस्टल कितने वर्षों के लिए जारी किया जाता है? तो लैनियार्ड जो पिस्टल है उसे 2 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। लैनियार्ड व्हिसिल कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है? तो लैनियार्ड व्हिसिल जो है वह 1.5 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी लौंग कितने वर्षों के लिए जारी किया जाता है? तो लाठी लौंग जो है वो 5 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉक्स वुलेन कितने वर्षों के लिए जारी किया जाता है? सॉक्स वुलेन जो है 1 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट सिंथेटिक कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है? बेल्ट सिंथेटिक जो है वह 10 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्किटो नेट कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है? तो मॉस्किटो नेट जो है वह 3.5 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसी खाकी कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है? तो टीसी खाकी 3 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटी शूज कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है? तो पीटी शूज जो है 1 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राउजर खाकी कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है? तो ट्राउजर खाकी 3 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर प्रूफ कोट कितने वर्षों के लिए जारी किया जाता है? तो वाटर प्रूफ कोट भी 5 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट कॉटन कितने वर्षों के लिए जारी किया जाता है? वेस्ट कॉटन 1 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटल सोल्जर कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है? टाइटल सोल्जर 10 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किट वॉक्स कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है? तो किट वॉक्स जो है 15 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर बोतल कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है? तो वाटर बोतल 5 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। ग्रेट कोट कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है? तो ग्रेट कोट 7 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्ट अंगोला कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है? तो शर्ट अंगोला 3 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। दोस्तों, यह सीएसएफ एक्ट कंट्रोल का 100 क्वेश्चन था। इस 100 क्वेश्चंस में कोशिश किया गया कि कोई भी त्रुटि ना रहे। अगर कोई भी त्रुटि रहती है या आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि इसकी जानकारी मेरे साथ साथ जो है जो भी स्टूडेंट आगामी एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर सीएसएफ एक्ट एंड रूल पढ़ रहे हैं तो उसे फ़ायदा हो सके।
यह सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल सीआईएसएफ के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वह हेड कांस्टेबल हो, एएसआई हो, एसआई हो या असिस्टेंट कमांडेंट हो। ये एक्ट एंड रूल सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। दोस्तों, इस मैं पार्ट 1 पार्ट 5 भी इसके लिए लास्ट लाने वाला हूँ। कल मैं पार्ट 5 भी इसके लिए अपलोड कर दूंगा, और प्रीवियस इंग्लिश के भी जो है एक पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों, इससे पहले मैंने एक पार्ट में जो है क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था कि सीआईएसएफ का गठन कब हुआ था, लेकिन कई स्टूडेंट इसमें जवाब दिए, लेकिन सभी स्टूडेंट ने इसके जवाब नहीं दिए। तो सीआईएसएफ आपको दोस्तों बताना है कि सीआईएसएफ का गठन कब हुआ। इसे कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि सीआईएसएफ का गठन कब हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन पे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज है, इसीलिए मैं इसे बार बार दोहराता हूँ, बार बार पूछता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। आपका इसका आंसर भी जो है कमेंट बॉक्स में देना है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ आप लोग एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, आपको एक वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नज़दीक में दिए गए बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वे भी आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो दोस्तों, चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद, जय भारत।